दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने इंडिया के ऑनलाइन शॉपिंग लैंडस्केप को लिटरली हिला कर रख दिया। वो नाम है मीशो, एक होम ग्रोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो अब अपना आईपीओ लॉन्च करने की फाइनल तैयारी में खड़ा है। दोस्तों इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीशो ने यह राइज एक ऑलरेडी सैचुरेटेड और कॉम्पिटिटिव सेक्टर में किया है। जब इंडिया का डिजिटल बाजार पहले से ही फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे जायंट्स के कब्जे में था, तब मीशो ने एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन चूज की। मीशो ने एक ऐसा सेगमेंट टारगेट किया जिसे ये जायंट्स या तो इग्नोर कर रहे थे या फिर उनकी बाइंग बिहेवियर को सही से समझ ही नहीं पा रहे थे। और इसी बोल्ड पोजीशनिंग ने धीरे धीरे मीशो को उस भीड़ में अपनी जगह सिक्योर करने में मदद दी। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में हम मीशो की कहानी को सिर्फ सरफेस से नहीं बल्कि डेप्थ से समझेंगे। इसमें हम मीशो की ओरिजिन स्टोरी, उनकी डेयरिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी, सालों में आई फंडिंग, उनके प्रॉफिट लॉस के एक्चुअल नंबर्स और साथ ही वो कंट्रोवर्सीज जो प्लेटफॉर्म की जर्नी को कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, सबको हम लेयर बाय लेयर अनरैप करेंगे। क्योंकि मीशो की जर्नी सिर्फ एक स्टार्टअप की ग्रोथ स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये इंडिया के डिजिटल बाजार का बदलते रूल्स और बड़े प्लेटफॉर्म्स के बीच चल रहे एक साइलेंट पावर शिफ्ट का जिंदा एग्जांपल भी है। दोस्तों सबसे पहले हम मीशो की ओरिजिन स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। 2007 में फ्लिपकार्ट की एंट्री ने इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का पहला बड़ा वेव क्रिएट किया। उसके कुछ साल बाद मतलब 2013 में अमेजॉन इंडिया लॉन्च हुआ और इसी के साथ पूरा ई कॉमर्स लैंडस्केप एक इंटेंस प्राइस वॉर, डिलीवरी रेस और स्केल बैटल में बदल गया। इन दोनों जायंट्स ने इतना स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना लिया था कि लगने लगा था कि मार्केट में नए प्लेयर्स के लिए अब कोई खाली जगह नहीं रह गई है। लेकिन इसी क्राउडेड बैटलफील्ड के बीच 2015 के बैंगलोर में एक छोटा लेकिन शार्पली ऑब्जर्व्ड आइडिया क्वाइटली जन्म लेता है। वो था मीशो। फाउंडर्स विदित आत्रे और संजीव बर्नवाल ने टायर 2 और टायर 3 शहरों में एक यूनिक पैटर्न नोटिस किया। लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना तो चाहते थे दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट का इश्यू था, इंग्लिश बैरियर उन्हें रोक रहा था और प्रीपेड पेमेंट का डर उनको हेजिटेंट बना रहा था। इसी गैप को समझने की कोशिश करते हुए उन्होंने एक इनफॉर्मल, ऑलमोस्ट इनविजिबल इकोसिस्टम डिस्कवर किया। वो था व्हाट्सएप रीसेलिंग। इसी इकोसिस्टम में घर बैठी वुमेन स्क्रीनशॉट करके कपड़े बेच रही थी, ऑर्डर जुगाड़ से कंप्लीट हो रहे थे और डिमांड सरप्राइजिंगली बहुत स्ट्रांग थी। यही फाउंडर्स को एक फंडामेंटल इंसाइट मिली, अगर इनफॉर्मल रीसेलिंग इतने स्केल पर चल सकती है तो एक स्ट्रक्चर्ड डिजिटल रीसेलिंग प्लेटफॉर्म और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। इसी थॉट ने 2015 में मीशो को जन्म होता है। उनका मॉडल सिंपल, रिलेटेबल और फ्रिक्शन फ्री था दोस्तों। सेलर प्रोडक्ट अपलोड करे, रीसेलर व्हाट्सएप पर शेयर करे, कस्टमर कंफर्म करे, उसके बाद मीशो डिलीवरी हैंडल करे और उसके बाद रीसेलर अपना मार्जिन रख ले। ना बड़े कैंपेन्स, ना ब्रांडिंग, सिर्फ ट्रस्ट ड्रिवन कॉमर्स। धीरे धीरे 2016-17 तक मीशो टायर 3 और टायर 4 बेल्ट में माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स का गो टू टूल बन गया दोस्तों। घर बैठी वुमेन जिनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, उन्होंने मीशो को अपनी इनकम का नया सोर्स बना लिया। इसी ग्रास रूट एडॉप्शन ने प्लेटफॉर्म को अर्ली राउंड्स तक प्रोपेल किया। 2016 में सीड राउंड हुआ उनका और 2017 में सीरीज ए की फंडिंग उठाई। लेकिन जैसे जैसे स्केल बढ़ता गया, फाउंडर्स को एक चीज बहुत ही क्लिस्टर क्लियर होने लगी दोस्तों, रीसेलिंग मॉडल लॉन्ग टर्म दोस्तों सस्टेनेबल नहीं है। मार्जिन्स डेंजरसली थिन थे, फ्रॉड का रिस्क बहुत हाई था और ऑपरेशनल कंट्रोल बहुत लिमिटेड था। यहीं से मीशो को अपनी स्ट्रैटेजी रीथिंक करनी पड़ती है दोस्तों। ये एक शिफ्ट जो कंपनी को सीधा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के सामने कंपीट करने वाले के नेक्स्ट फेज में ले जाती है। दोस्तों इस सेगमेंट में हम मीशो की बिजनेस स्ट्रैटेजी को लेयर बाय लेयर डिकोड करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी मेहनत को सार्थक बनाएं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मीशो की बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वो फाउंडेशन है जिसने कंपनी को एक क्राउडेड मार्केट में भी अलग आइडेंटिटी दी। जब फ्लिपकार्ट 2007 में लॉन्च हुआ और 2013 में अमेजॉन इंडिया मार्केट में आया, तब लगभग यह मान लिया गया था कि ई कॉमर्स का गेम 2 ही प्लेयर्स के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन इसी फिक्स्ड लुकिंग बैटलफील्ड के बीच मीशो ने एक ऐसी डायरेक्शन चूज की जो इंडस्ट्री के ट्रेडिशनल प्लेबुक से बिल्कुल अलग थी। सबसे पहला और सबसे पावरफुल पिलर था इंडिया फर्स्ट अफोर्डेबिलिटी।
जब Amazon और Flipkart ब्रांड कॉन्शियस अर्बन बायर्स पर फोकस कर रहे थे, तब मीशो ने इसका अप्रोच उल्टा रखा दोस्तों, बिल्कुल उल्टा। कंपनी ने डिसाइड किया कि वो प्रीमियम शॉपिंग कस्टमर्स के लिए प्लेटफॉर्म नहीं बनाएंगे। उसकी जगह मीशो ने इंडिया के प्राइस सेंसिटिव बायर्स को टारगेट किया, वो ऑडियंस जिसके लिए 20 से 30 रुपीस का डिफरेंस भी फाइनल डिसीजन को चेंज कर देता है। इसी इनसाइट की वजह से अनब्रांडेड फैशन, लो कॉस्ट अपीयरल और बजट लाइफस्टाइल कैटेगरीज में मीशो को नेचुरल ट्रैक्शन मिलना शुरू हो चुका है दोस्तों। इसके बाद स्ट्रैटेजी का दूसरा मेजर ब्लॉक आया, जीरो कमीशन मॉडल। जब Amazon और Flipkart सेलर से 5 से 25% तक कमीशन चार्ज कर रहे थे, तब मीशो ने इस पूरी फीस को एलिमिनेट कर दिया। यह एक बोल्ड, ऑलमोस्ट काउंटर इंट्यूटिव मूव था, लेकिन इसका इंपैक्ट सीधा सेलर बेस पर दिखाई दिया दोस्तों। छोटे और मीडियम सेलर्स जो मार्जिन्स के प्रेशर में दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्ट्रगल कर रहे थे, मीशो की तरफ शिफ्ट होने लगे। जीरो कमीशन का लॉजिक सिंपल था दोस्तों, जो रेवेन्यू हम कमीशन से नहीं कमाते वो लार्ज स्केल से रिकवर हो जाएगा। तीसरा स्ट्रेटेजिक पिलर था दोस्तों, एक्सट्रीम कॉस्ट एफिशिएंसी। जहां ई कॉमर्स इंडस्ट्री टीवी कमर्शियल, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट और करोड़ों के मार्केटिंग बजट्स पर चल रही थी, वहां मीशो ने अपनी पूरी ग्रोथ इंजन को लो कॉस्ट डिजिटल इकोसिस्टम पर शिफ्ट कर दिया, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, माइक्रो क्रिएटर्स और यूजीसी। ये सब कंपनी के प्राइमरी एक्विजिशन चैनल्स बन गए दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी से सस्ती नहीं थी दोस्तों, बल्कि इंडियन कंज्यूमर बिहेवियर के साथ नेचुरली अलाइंड भी होती थी। मीशो ने समझ लिया था कि इंडिया में ट्रस्ट ब्रांडिंग से नहीं, शेयर्ड रिकमेंडेशन से बनता है। इसके साथ ही मीशो का चौथा कोर एलिमेंट डेवलप हुआ लॉन्ग टेल सेलर इकोसिस्टम से। मीशो ने उन सेलर्स को ऑनबोर्ड किया जिनके पास फॉर्मल ब्रांड आइडेंटिटी नहीं थी, जिनका बिजनेस अनरिकॉग्नाइज्ड मार्केट में चल रहा था और जिनके प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart के प्रीमियम इकोसिस्टम में फिट नहीं होते थे। ये लॉन्ग टेल सेलर्स प्लेटफॉर्म को वो मैसिव प्रोडक्ट वैरायटी देते हैं जिसे कोई मेन स्ट्रीम मार्केटप्लेस रेप्लिकेट नहीं कर सकता। दोस्तों, मीशो की यूएसपी है लोएस्ट प्राइस विद वाइडेस्ट चॉइस। दोस्तों, मीशो का पांचवा और सबसे टेक्निकल स्ट्रैटेजिक मूव था डेटा ड्रिवन कैटेगरी इंजीनियरिंग। मीशो ने एनालिसिस से आइडेंटिफाई किया कि इंडिया के बायर्स किस प्राइस पॉइंट पर कन्वर्ट करते हैं, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरीज में रिटर्न रेट्स हाई होते हैं और कौन से आइटम्स रिपीट परचेज ड्रिवन करते हैं। इसी डेटा के बेस पर उन्होंने अपना कैटलॉग रीशेप किया, हाई रिटर्न फैशन सेगमेंट को रिड्यूस किया, स्टेबल कैटेगरीज को पुश किया और सप्लाई चेन को कैटेगरी वाइज ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया दोस्तों। ये इंजीनियरिंग सिंपल लग सकती है दोस्तों, लेकिन डॉक्यूमेंट्री कॉन्टेक्स्ट में यह प्लेटफॉर्म के सर्वाइवल का एक्चुअल बैकबोन था। फाइनली मीशो की स्ट्रैटेजी का सबसे अंडररेटेड लेकिन क्रिटिकल पार्ट था ऑपरेशनल डिसिप्लिन। कंपनी ने फ्लैशी पीआर, ओवरसाइज क्लेम्स या अननेसेसरी एक्सपेंशन को अवॉइड किया। उसकी जगह मीशो ने फोकस किया लॉजिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, रिटर्न कंट्रोल सिस्टम, सेलर क्वालिटी चेक्स और बैक एंड एफिशिएंसी पर, क्योंकि मीशो जानती थी कि 200 की शर्ट बेचकर करोड़ों बनाना तभी पॉसिबल है जब बैक एंड एब्सोल्युटली फ्रिक्शनलेस चले। इन सब स्ट्रैटेजीज को जोड़ने पर एक चीज क्लियरली सामने आने लगी, मीशो ने Amazon, Flipkart के अगेंस्ट डायरेक्ट फाइट नहीं की। उसने एक नया बैटलफील्ड ही चूज कर लिया जहां ब्रांड से ज्यादा प्राइस मैटर करता है दोस्तों। इस सेगमेंट में हम मीशो के फाइनेंशियल रिस्क और यूनिट इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। मीशो का बिजनेस सरफेस पर सिंपल लग सकता है दोस्तों, लेकिन अंदर से एक्सट्रीमली डेलिकेट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पर चलने वाली एक मशीन है। इंडिया के लो प्राइस ई कॉमर्स मॉडल का सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि 250 से 300 रुपीस का एवरेज ऑर्डर वैल्यू पर प्रॉफिट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। हर ऑर्डर के पीछे डिलीवरी, पैकेजिंग, कस्टमर सपोर्ट और सेलर इंसेंटिव जैसे कॉस्ट जुड़े रहते हैं, और इन सबके बाद बचा हुआ कंट्रीब्यूशन मार्जिन ही डिसाइड करता है कि मॉडल सस्टेनेबल है या नहीं। इसी वजह से मीशो का इंजन लॉस को कितना कंट्रोल किया जा सकता है, इस लॉजिक पर ऑपरेट करता है। लॉजिस्टिक्स इस एंटायर सिस्टम का मेक और ब्रेक फैक्टर है दोस्तों। इंडस्ट्री का लास्ट माइल कॉस्ट 70 से 90 रुपीस के बीच में होता है, जबकि मीशो इसे 55 से 65 रुपीस तक कंप्रेस करने की कोशिश करता है दोस्तों। सिर्फ 10 रुपीस का कॉस्ट इंक्रीज भी यूनिट इकोनॉमिक्स को इंस्टेंटली अनस्टेबल बना सकता है। इसलिए प्लेटफॉर्म पिन कोड क्लस्टरिंग, डेंस डिलीवरी राउटिंग और जोन वाइज बैचिंग जैसे ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स यूज करता है दोस्तों। लेकिन जितना भी ऑप्टिमाइजेशन हो, एक एलिमेंट हमेशा डेंजर जोन में रहता है, वो है दोस्तों रिटर्न्स।
फैशन जो मीशो का सबसे बड़ा कैटेगरी ड्राइवर है, उसमें रिटर्न्स 30 से 35% तक पहुंच सकते हैं। हर रिटर्न कंपनी के लिए डबल लॉस क्रिएट करता है दोस्तों। पहला नॉर्मल डिलीवरी का कॉस्ट, फिर रिवर्स पिकअप का। इन सब से डिलीवरी चार्जेस काफी बढ़ जाती हैं दोस्तों। एक लो वैल्यू प्रोडक्ट का रिटर्न होने पर मीशो को 120 से 150 रुपीस तक का डायरेक्ट फाइनेंशियल हिट लगता है दोस्तों। इसलिए प्लेटफॉर्म एआई बेस्ड रिटर्न प्रोडक्शन, हाई रिटर्न पिन कोड फिल्टरिंग और कैटेगरी रीशिपिंग जैसी टेक्निक्स यूज करता है। मीशो का जीरो कमीशन मॉडल सेलर्स के लिए अट्रैक्टिव जरूर है दोस्तों, लेकिन प्लेटफॉर्म के लिए एक रिस्की डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। कमीशन ना होने के कारण कंपनी प्राइमरीली सेलर एड्स और लॉजिस्टिक मार्जिन्स के रेवेन्यू पर बनती है। अगर कभी सेलर एड स्पेंड स्लो हो जाए, जैसे मार्केट में स्लो डाउन आ गया या फिर जैसे कंपटीशन स्पाइक के टाइम होता है, तो मीशो का रेवेन्यू तुरंत प्रेशर में आ जाता है दोस्तों। यह डिपेंडेंसी मॉडल को इनहेरेंटली वॉलेटाइल बना देता है। साथ ही मीशो के कस्टमर्स एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जिसके कारण उनकी लॉयल्टी वीक रहती है और स्विचिंग बिहेवियर बहुत हाई हो जाता है। अगर कोई कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट 10 रुपए सस्ता दे दे, तो बायर इंस्टेंटली दूसरे प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर जाता है और इससे रिटेंशन कॉस्ट अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है दोस्तों। इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे सटल रिस्क है स्केल डिपेंडेंस। Amazon, फ्लिपकार्ट मार्जिन ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स हैं, जबकि मीशो दोस्तों वॉल्यूम ड्रिवन इंजन पर चलता है। अगर डेली ऑर्डर वॉल्यूम इवन थोड़ा सा ड्रॉप हो जाए, पर ऑर्डर कॉस्ट तुरंत बढ़ जाती है दोस्तों और लॉसेस पर ऑर्डर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसलिए मीशो का मॉडल एक रेजर थिन लाइन पर बैलेंस होता है दोस्तों, जहां लो रिटर्न्स, कंप्रेस्ड लॉजिस्टिक्स, स्ट्रॉन्ग सेलर एड स्पेंड और स्टडी ऑर्डर वॉल्यूम एक साथ सरवाइव करना जरूरी होता है। इन सब रियलिटीज को देखकर एक बात तो कंफर्म है दोस्तों, मीशो का यूनिट इकोनॉमिक्स फंक्शनल टैप तब तक ही है जब तक हर ऑपरेशनल लेयर डिसिप्लिन रहे, लेकिन इनमें से एक भी लेयर स्लिप हो जाए तो मार्जिन स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। यही वो हिडन फ्रेजाइलिटी है जो आईपीओ इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा समझनी होगी दोस्तों। इस सेगमेंट में हम मीशो के फाइनेंशियल नंबर्स और उनके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। मीशो की फाइनेंशियल जर्नी एक स्ट्रेट लाइन ग्रोथ स्टोरी नहीं है, बल्कि एक्सट्रीम से भी भरी एक साइकिल है। कभी रैपिड एक्सपेंशन तो कभी हैवी बर्न्स और फिर एक प्लान्ड टर्न अराउंड। फाइनेंशियल ईयर 2019 में मीशो ने 84 करोड़ रेवेन्यू के साथ 100 करोड़ का लॉस सफर किया। इस लॉस का मेन रीजन रीसेलिंग मॉडल में फ्रॉड हाई था, ट्रैकिंग वीक थी और लॉजिस्टिक लीकेजेस बहुत कॉमन था। फाइनेंशियल ईयर 2020 में मीशो का रेवेन्यू 307 करोड़ तक बढ़ा, पर लॉसेस 431 करोड़ तक पहुंच गए। इस लॉस का मेन रीजन था मार्केट प्लेस ट्रांजिशन, जिसने कॉस्ट को बहुत ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया। फाइनेंशियल ईयर 2021 में मीशो का रेवेन्यू एक रैपिड ग्रोथ करके 793 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन लॉसेस 1700 करोड़ क्रॉस कर गया। इस लॉस का मेन रीजन था दोस्तों डिस्काउंट वॉर और कस्टमर एक्विजिशन बर्न। फाइनेंशियल ईयर 2022 में मीशो का रेवेन्यू 3232 करोड़, पर लॉसेस 3247 करोड़ तक पहुंच गया। दोस्तों इस लॉस का मेन रीजन था पीक रिटर्न्स, हैवी डिस्काउंटिंग और एक्सपेंसिव लॉजिस्टिक्स। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023 मीशो के लिए एक टर्न अराउंड ईयर था। मीशो का रेवेन्यू 5735 करोड़ और लॉसेस सिमट कर सिर्फ 140 करोड़ रह गए। मीशो के अच्छे परफॉर्मेंस का मेन रीजन था सीएसी डाइल्यूशन, रिटर्न कंप्रेशन और लो रिटर्न कैटेगरीज। फाइनेंशियल ईयर 2024 में मीशो का एस्टिमेट अराउंड 7000 से 8000 करोड़ रेवेन्यू होगा और कंपनी नियर प्रॉफिट में आ जाएगी दोस्तों। इससे आईपीओ को अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप मिलेगा। जब सारे सालों का नंबर्स को आप एक सीक्वेंस में देखो तो एक पैटर्न क्लियर होता है दोस्तों। इस सेगमेंट में हम मीशो के अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे। मीशो का आईपीओ अब ऑफिशियली इंडिया की सबसे क्लोजली वॉच्ड लिस्टिंग में शामिल हो चुका है। रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपना 5421 करोड़ का आईपीओ 3 दिसंबर 2025 को ओपन करेगी और सब्सक्रिप्शन विंडो 5 दिसंबर 2025 को बंद होगी। प्राइस बैंड रखा गया है 105 से 111 रुपीस पर शेयर, जिससे रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट रफली 15,000 रुपीस के आसपास बन सकती है। मार्केट सोर्सेस का कहना है कि अगर अप्रूवल और अलॉटमेंट टाइमलाइन स्मूथली चला तो मीशो की लिस्टिंग डेब्यूट 10 दिसंबर 2025 के आसपास हो सकता है। आईपीओ स्ट्रक्चर में 4250 करोड़ का फ्रेश इशू भी शामिल है दोस्तों, जिससे कंपनी टेक्नोलॉजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एक्सपेंशन और ऑपरेशनल स्ट्रेंथनिंग पर खर्चा करने की प्लान कर रही है, जबकि बाकी हिस्सा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के ऑफर फॉर सेल में से आएगा।
इंडस्ट्री एनालिस्ट के एस्टिमेट के हिसाब से मीशो की वैल्यूएशन 5.6 बिलियन के आसपास लैंड कर सकती है, जो कंपनी को इंडिया के टॉप कंज्यूमर इंटरनेट लिस्टिंग्स में रखेगा। रियूटर्स और इकोनॉमिक टाइम्स की रीसेंट कवरेज में दोस्तों यह भी हाईलाइट किया गया है कि पब्लिक मार्केट में एंट्री मीशो के लिए सिर्फ कैपिटल रेस करने का स्टेप नहीं है दोस्तों, बल्कि एक क्रेडिबिलिटी टेस्ट भी होगा, क्योंकि मार्केट प्लेस मॉडल लो मार्जिन्स और हाई रिटर्न रेट्स के साथ ऑपरेट करता है दोस्तों। ग्रे मार्केट एक्टिविटी भी आईपीओ से पहले काफी स्ट्रांग लग रही है दोस्तों, जिससे यह सिग्नल मिल रहा है कि रिटेल और स्मॉल इन्वेस्टर्स के बीच डिमांड हेल्दी है। मार्केट ऑब्जर्वर्स का मानना है कि अगर लिस्टिंग पॉजिटिव रही तो मीशो अपने कॉम्पिटिटर्स अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के सामने एक पब्लिकली फंडेड और स्ट्रॉन्ग पोजीशन में एंटर करेगा मार्केट में। आखिर में मीशो की कहानी एक सिंपल स्टार्टअप जर्नी नहीं है दोस्तों, बल्कि इंडिया के डिजिटल कॉमर्स लैंडस्केप का एक चेंजिंग ब्लूप्रिंट है। एक आइडिया जो व्हाट्सएप रीसेलिंग से शुरू हुआ, आज एक मल्टी बिलियन डॉलर आईपीओ की थ्रेशोल्ड पर खड़ा है दोस्तों। लेकिन इस राइज के पीछे जितने एंबिशन है, उतना ही डिसिप्लिन और कैलकुलेशन भी है दोस्तों। बिजनेस स्ट्रैटेजी ने मीशो को क्राउडेड मार्केट में जगह दी। यूनिट इकोनॉमिक्स ने इस मॉडल की असली फ्रेजाइलिटी को एक्सपोज किया, और फाइनेंशियल नंबर्स ने यह दिखाया कि ग्रोथ और बर्न दोनों मीशो की कहानी के नेचुरल फेजेस हैं। आईपीओ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी की स्ट्रेंथ्स बहुत क्लियर है, जैसे मैसिव सेलर बेस, लो कॉस्ट एक्विजिशन मॉडल, नेशनल लेवल स्केल और इंडिया फर्स्ट अफोर्डेबिलिटी पोजीशनिंग। ये पिलर्स लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्रिएट करते हैं दोस्तों, लेकिन साथ ही कुछ रियलिटीज भी हैं जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो है लो मार्जिन्स, हाई रिटर्न रेट्स और वॉल्यूम डिपेंडेंस जैसे स्ट्रक्चरल रिस्क। हर क्वार्टर मीशो के परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। पब्लिक मार्केट में स्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, और मीशो को अब ये प्रूव करना होगा कि इन्वेस्टर के लिए ये आईपीओ एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। दोस्तों अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि मीशो इंडियन ई कॉमर्स का नेक्स्ट बिग ग्रोथ वेव बन सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए क्योंकि आईपीओ में एंट्री करते वक्त सिर्फ हाइप नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स एवेल्युएट करना भी बहुत जरूरी होता है। कस्टमर्स के लिए भी यह मूवमेंट मीनिंगफुल है दोस्तों। अगर मीशो आईपीओ के बाद भी अपनी अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को मेंटेन रख पाया तो इंडिया के करोड़ बायर्स के लिए कंपटीशन और चॉइस दोनों इंप्रूव होंगे। पब्लिक लिस्टिंग और ट्रांसपेरेंसी ऑपरेशनल डिसिप्लिन को नेचुरली पुश करती हैं दोस्तों, जो एंड यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बना सकती है। आखिर में यह डॉक्यूमेंट्री एक सिंपल बात पर खत्म होती है। मीशो ने इंडिया के डिजिटल रिटेल रूल्स को बदला है दोस्तों। अब देखा जाना यह है कि पब्लिक मार्केट में उतरना उन रूल्स को और स्ट्रांग बनाता है या नए चैलेंजेस लिखता है। आईपीओ मीशो के लिए सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं है दोस्तों, यह एक मैच्योरिटी टेस्ट है, और इसका रिजल्ट मैं तो नहीं दे सकता दोस्तों, सिर्फ मार्केट दे सकता है।